दोस्तों, इस पेनी स्टॉक को देखो। पेनी स्टॉक में जो पिछले कुछ सालों की डेटा की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी मोमेंटल नहीं थी स्टॉक। वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो वॉल्यूम में इतनी तगड़ी जंप आई। इसके पीछे कारण क्या रहा? क्या ऐसा तो नहीं जिन लोगों ने यहाँ पे बना के रखा था पोजीशंस को, बैकएंड को लेकर के उसको उन्होंने यहाँ पे बेच के निकल गए और यहाँ पे बल्क ट्रेडिंग होती नजर आई। क्या है इस कंपनी के पीछे, जहाँ पे हम आज की लर्निंग में पेनी स्टॉक की चर्चा करेंगे। जो कंपनी एक सॉक्स बनाती है, जो कंपनी क्या करती है, एक सॉक्स बनाती है। और सॉक्स बनाने वाली कंपनी में ये देखा जा रहा, करीब करीब इंटरेस्टेड पार्टी की बात करूँ तो जो कि जून तक का डेटा निकल के आया था, करीब 81,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर की लिस्ट थी। यदि आज के टाइम में सितंबर की डेटा जब पता चलेगा तो शायद उसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट में पता है क्या निकल के आती है। चार्ट में ये निकल के आती है, जो जून के बाद की बात करूँ तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली हुई स्टॉक को लेकर। आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्लान किया गया था? क्योंकि अक्सर हमने दो तीन पेनी स्टॉक के ऊपर स्टडी किया है, और आप शायद देखे होंगे हमने कहा था कि प्रमोटर्स कई बार गेम करते हैं, कई बार ऑपरेटर्स गेम प्लान किया जाता है। क्योंकि पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी डिमेरिट पता है क्या है? सबसे बड़ी डिमेरिट होता है पेनी स्टॉक के अंदर जो मार्केट कैप, और मार्केट कैप को कैप्चर किया जा सकता है आसानी से। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करूँ तो वो भी कहती है करीब काफ़ी 883 करोड़ के आसपास का, लेकिन क्या कहती है, यहाँ पे देखने को आती है यदि आप कोई ऐसे स्टॉक की सर्च कर रहे हैं जो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, और साथ में देख रहे हैं कि अच्छा इनका ग्रोथ रेट क्या कहता है, बिजनेस मॉडल क्या कहता है, तो आपको लगता है अच्छा ये तो कंपनी करोड़पति बनाने वाली कंपनी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे देखने को आती है जो पिछले 3 सालों की आंकड़ा भी ले लूँ, तो ये जिस प्राइस के आसपास हुआ करती थी ना कंपनी, उसी प्राइस के आसपास आज भी जाकर के अटकी पड़ी है, उससे भी नीचे आके अटकी है। आखिर इस पीरियड के अंदर हुआ क्या? कंपनी ने कौन सी ऐसी बड़ी बिजनेस तीर मारा जो कंपनी के स्टॉक में इतनी ज़्यादा रैली हुई, और रैली के बाद मार्केट आज धरातल के तल पे आके खड़ी होती नजर आती? चलिए जानते हैं, सोचने की प्रयास करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। जिसका देखा गया कि कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग द सॉक्स यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि इटालियंस, कोरियन एंड द चाइनीज टेक्नोलॉजीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनकी सॉक्स बनती है। तो सॉक्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। समझने वाली बात, मैं भी आज ही इसको स्टडी कर रहा हूँ। जो इसमें अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग इसमें कामकाज हो, जहाँ पे इटालियन की, कोरियन को, चाइनीज। आखिर ये यहाँ से क्या, ये जो बना रहे हैं क्या इंडिया में बिक रही है, क्या फिर आउटसाइड इंडिया बिक रही है? ये एक बार हमारे मन में सवाल उठता है। क्या अच्छा ये प्रोडक्टिविटी हो सकता है चाइना के लिए हम बना रहे हैं इंडिया में, जहाँ पे इनके पास एक ब्रांड्स बनती नजर आती है फीला का। तो फीला का ब्रांड्स की बात करें तो जिसका नाम है फिलाटेक्स। तो चलिए थोड़ा सा इसको ओवरव्यू की तरफ जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के, जिसका स्टॉक में लगातार देखेंगे तो कुछ गिरावट है, लेकिन कुछ तो बड़ी यहाँ पे बात थी जिसको रिकमेंडेशन दिया गया था, जिसकी वजह से वॉल्यूम यहाँ पे तगड़ी आई, और तगड़ी के बाद वो क्या हुआ, बल्क डील भी देखने को मिला। जैसे कुछ बल्क डील में प्रमोटर्स और पब्लिक सेंड से कुछ मिलेगा, मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखा गया कि बल्क डील में कुछ नाम्स निकल के आते हैं, हम अभी फिलहाल इस पर रिकन्सिलेशन करते नजर आते हैं। पहले जानते हैं इस कंपनी को लेकर के फिलाटेक्स करती क्या। यहाँ पे आरओसी कहती है करीब 0.74%, और आरओसी की बात करती है 1.07%। यदि स्टॉक में केवल और केवल भीड़ का आकलन करें इस पे, अर्निंग के बेसिस पे, तो सोचिए 1% की अर्निंग करती ये कंपनी। 1 रुपए के फेस वैल्यू, अर्निंग कितनी है? 1% की अर्निंग है। इस 1% अर्निंग के पीछे जो भीड़ खड़ी हो रखी है वो 112 गुने की भीड़ है, तब तो इसका प्राइस 1 रुपया 21 पैसे के आसपास आता है। जो क्या कहता है अंडर वैल्यूड है। कहाँ से? बुक वैल्यू से। जो बुक वैल्यू, जबकि इंट्रेंसिक वैल्यूज के बारे में चर्चा करें तो फिलहाल ये सेम प्राइस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब ये कह सकते हैं अभी फिलहाल जो प्राइस है इसकी सेम प्राइस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू की प्राइस निकल, जबकि हायर टू हायर 4 रुपये 30 पैसे तक का आंकलन था। और लोअर इन्होंने बॉटम अभी रिसेंटली बनाया है, ये नहीं हो सकता कि पहला ना पुराना डेटा हो, रिसेंटली इन्होंने बॉटम को टच किया है। और क्या किया है? 1.14 रुपये। प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है, 24% के आसपास की।
जहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 0.02 का, और करंट रेशो कहता है 2.19 का। इन दोनों चीज़ों को लेकर के एपीएस से हम करेक्शन करते हुए हमने एक फार्मूलाज पे काम किया है जिसका नाम है R2R, जहाँ पे हम केवल रिस्क टू रिकन्सिलेशन करेंगे। हम कोई रिकमेंडेशन या टिप्स की बात नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको रिकनसाइल करेंगे इनकी डेटा से, इनकी जो चार्ट ग्राफ बनती है उसकी डेटा से, आखिर इनकी क्या कहना चाहती है। जो फिलहाल कहती है करीब 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी बनती नजर आती है। जो कंपनी 1995 में बनी थी, और कंपनी बनने के बाद फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग शॉक्स। सॉक्स बनाती है, अच्छी खासी चलती है, तो चलती है तो कार की मार्केट में इनकी क्या डिमांड है उस पर हम चर्चा करते हैं, जो कि बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्टेड है। ये हमने कुछ डेटा लिया था, और यहाँ पे ये कॉल जो इसका ना जो शेयर है वो प्रैक्टिकल कॉल एक्शन के हिसाब से है। यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, वॉल्यूम में क्या हो रही है, वॉल्यूम देखिए तगड़ी जंप थी, इस तरह के वॉल्यूम पहले कभी आए नहीं। अभी एजीएम के लोग की बात चल रही है, एजीएम का अभी होने वाली, क्योंकि एजीएम का फेस्टिवल चल रहा है कंपनियों के लिए। चलिए जानते हैं थोड़ा सा और ओवरव्यू की तरफ, जहाँ पे हमने इसको हाईलाइट किया था, उस हाईलाइट के पीछे क्या करने गए हम, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस कंपनी। जो कंपनी के बारे में देखा जाए तो ये कहती है कि पीयर्स में वेलस्पून जैसे कंपनी, रेवंस जैसे कंपनी और गारवेज जैसे कंपनी को इसको पीयर्स में रखा गया है। शायद मुझे लगता है कि उचित नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे भीड़ हैं, और इन सभी कंपनियों में, जितनी भी कंपनियां यहाँ पे आप लिस्ट आउट देख पा रहे हैं, इन सभी कंपनियों में यदि किसी कंपनी में भीड़ का आकलन करें डिमांड को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ बनी है। मतलब लगता है कि ये जो 1 रुपये का शेयर है ना, वो शायद करोड़पति बना के ही छोड़ेगा जो इन लोगों ने लिया हो। क्या है हकीकत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हमारी आपकी फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल्स होती है फॉर द लर्निंग पार्ट। अब आते हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी, तो वहाँ पे मार्केट के पी के आंकलन के हिसाब से कहती है काफ़ी छोटा है, अभी भी पोटेंशियल बनती है। और यहाँ कहता है पोटेंशियल कई गुना बढ़ चुका है, जो एवरेज से भी कई करीब तीन गुने से ज़्यादा डेवलप कर चुका है। चलिए कोई बात नहीं, जो है वो है। हम अब आकलन करते हैं इसको क्वार्टरली बाय क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, आखिर इन्होंने कंपनी ने किया क्या। कंपनी की बात करें तो कंसोलिडेट डेटा कुछ है, तो कहती है बिल्कुल है, और 24 तरह की कंसोलिडेट डेटा भी निकल के आती है, तो इसका भी हम आकलन करें एक बार, तो वो क्या क्या, तो इसके बारे में डालते हैं समझने के लिए प्रयास में क्या कहना चाहती है कंपनी की रिजल्ट। देखिए रिजल्ट के बारे में कंपनी के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल जो थी वो मार्च 24 तक अच्छी खासी बना रही थी, सेल्स बना रही थी। जून वाले में सेल्स गिरा है, ठीक है। अक्सर देखने को मिला कि जून में इनका सेल्स गिरा, क्योंकि गर्मियों का समय में सॉक्स का बिक्री थोड़ा सा कम होता है। एक लॉजिक की बात है, सॉक्स काफ़ी कम मात्रा में बिकती है इस क्वार्टर में, एक्सेप्टेबल है। चलिए, लेकिन सितंबर में तो तगड़ी जंप होती है ना, सितंबर में तगड़ी होना चाहिए, नियर अबाउट देखा जाए कंपेयर करके इससे शायद ज़्यादा। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ तो अच्छी खासी जंप किया है। इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर में अच्छी खासी रिजल्ट लेके आएगी। अब आती है दूसरी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर देखा जाए तो ये 14% के आसपास था, वो गिर के 10% पे आ गया। चलिए, कई बार ऐसा होता है। आती है नेट अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर। अब कंपनी में पिछले कुछ रिकॉर्डों को देख लीजिए, तो केवल और केवल मार्च में अपनी कंपनी क्या करती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम को बुक करती है। इनके पास डिविडेंड या कुछ और मिलता होगा, जो कि मार्च में इनको पास मिल जाता होगा, इंटरेस्ट की पार्ट या कुछ ऐसा पार्ट इन्होंने बुक कर दिया। चलिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट का आकलन क्या कहता है, बढ़ती नजर आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से गिरावट है। मतलब टॉप ऑफ द जो क्वार्टरली अवार्ड है वो तो शायद फिलहाल नहीं मिलेगा। परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ हम ध्यान दें, परसेंटेज ऑफ ग्रो इसके बारे में क्या संकेत देता है, और वो ये कहता है जो रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू 40% के आसपास ग्रो, अदर सोर्स ऑफ 44%, और बाकी कुछ में गिरावट करती नजर आई। चलिए, जो है वो है। ईयर बेसिस पे आकलन कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आकलन हम करते हैं, और ये समझ में आई जो सेल्स में कंपनी ने जंप किया, ठीक है, अच्छी बात है। जंप करने के बाद क्या निकल के आती है, जंप करने के बाद ये निकल के आती है
जो इनका जो 25 लाख, सॉरी, जो इनके पास करीब करीब 12 लाख के आसपास से नोट टोटल प्रॉफिट हुआ करता था, वो 9 लाख हो गया। मतलब यहाँ पे डिमेरिट क्या हुआ? तो डिमेरिट की सबसे पहली बात यहाँ पे देखने वाला कि हो सकता है कंपटीशन की वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें गिरावट आ गई, 9% के बजाय 7% पे आ गई। लास्ट 12 महीने की डेटा भी 6% पे आ गई। मतलब ये ट्रेंडिंग क्या कहता है? ट्रेंडिंग देखें तो ट्रेंडिंग ये कहता है यहाँ से गिरावट यहाँ पे और यहाँ से गिरावट ऐसे नीचे सतह पे चलती रह रहा। अब आते हैं अदर सोर्स। जो 4 करोड़ था उसमें 3 करोड़ हो गया, कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट का पटन डबल हो गया और इसका आकलन ये कहता है 9 करोड़ के आसपास, मतलब 25% के सीधे सीधे गिरावट। चलिए ईयर एंड ईयर बेसिस में देखें तो ये कहती है रिवेन्यू 7% जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाती है 60% से बढ़ जाती है। और नेक्स्ट में ये देखने को मिला कि इनके पास ईबिटा तक में करीब 22% 23% के आसपास की गिरावट दर्ज करती है। चलिए यहाँ तक कोई बात नहीं है। अगले पड़ाव क्या कहती है? क्योंकि यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। बात स्टार्ट यहाँ से होती है क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये एक बुक्ड की हुई वैल्यू है। ये है बुक्ड वैल्यूड, बुक्ड की गई वैल्यू। अब इसकी आकलन करके देखें तो हमें चाहिए पता है क्या? R2R। इसके लिए हमें चाहिए रिस्क टू रिकंसिलिएशन के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस शीट चाहिए। तो बैलेंस शीट का आकलन ये कहता है यहाँ पे जो इनका जो बोरोइंग्स था, बोरोइंग्स में क्या हुआ? कहते हैं बोरोइंग्स तो हमारा घट रहा है, लेकिन बोरोइंग्स की लायबिलिटी उन्होंने बढ़ा दिया। चलिए मतलब इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो हल्का हाई हो गया। अगला करा कहती है फिक्स एसेट्स जो था वो भी नियर अबाउट ठीक है। अब आते हैं अगले पड़ाव, और अगला पड़ाव का नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इनके पास जो पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं था, इनके पास 2100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब आते हैं अदर साइड। अदर साइड में हम देखें रिस्क फैक्टर को, और रिस्क फैक्टर की बात करती है यहाँ पर। अब वो रिस्क फैक्टर क्या कहता है? उधार सेल्स को लेकर। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक ही ट्रिक की है। ट्रिक इसलिए है क्यों? 153 करोड़ का टोटल इनका मार्केट में उधार पड़ा हुआ है। इस उधार के पीछे की कहानियों को देखें तो वो कहती है 1 साल के आसपास पैसा आता है। कहती है करीब करीब 10 महीने लगे, मतलब एक सीजन की कार्रवाई बिजनेस आपकी अगले सीजन में पैसा आता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे आखिर यहाँ पे बुक क्या हो। जो 153 करोड़ है उसके हिसाब से आप देखें तो जो सेल्स कर रही है कंपनी उसका फिर गया कहाँ? पार्ट कहाँ गया? पार्ट इस बात को कहाँ गया क्योंकि 9 करोड़ के बेसिस पे आप आंकलन करके देखिए 153 करोड़ अभी भी रिस्क बना हुआ है इनका। इसका हम क्या जानेंगे? नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे देखेंगे। डेटर्स रेशियो क्या कहता है इसके लिए हम पहले बैलेंस शीट की फिगर को समझ लेते हैं, फिर आते हैं इस पड़ाव पे जहाँ पे हम परसेंटेज को एक बार कैलकुलेट करेंगे और समझ में आएगा कि आखिर इनका डेटर्स का रेशियोज क्या कहता है जो कि नेट प्रॉफिट के बेसिस पे है और सेल्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखने को क्या आई? कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 70% की गिरावट। अब सोचिए जो अदर एसेट्स टोटल एसेट्स पार्ट में कहती है यहाँ पे 1000% की जंप। आखिर इन्वेस्टमेंट यहाँ इसने किया कहाँ पे? मुझे ऐसा क्या लग रहा है, मैं इसको कुछ डेटा को सेंटिमेंटल देखूंगा। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है कुछ अनाउंसमेंट किया होगा कि अच्छा इन्होंने कुछ नई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ कंपनी खरीदी है, कुछ ऐसा आंकड़ा। चलिए देखेंगे। और लायबिलिटी क्या कहती है? 8% गिरती है। चलिए ये भी यहाँ तक क्या करती है? अच्छी बात। अच्छी बात के साथ साथ केवल और केवल जो डिमेरिट की बात निकल के आती है और वो यही निकल के आती है कि 9 करोड़ के बेसिस पे एक नज़र देखिए ये टोटल कितना कहता है? 176 करोड़ के आसपास की टोटल इनका क्या था? ये 176 करोड़ का, और वो क्या कहता है? 153 करोड़ का। यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन की बात करने वाला हूँ जहाँ पे हम समझेंगे इसको लेकर के आखिर क्या कहता है। थोड़ा सा मैं अपने एक्सेल भी खोल लेता हूँ साथ में और समझने की प्रयास करूँगा आपके साथ ही,
और वो इसके बारे में क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा हो सकता है टाइम भी लग सकता है, कोई बात नहीं, हम इसको टाइम भी लगेगा तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको परसेंटेज लेता हूँ और वो परसेंटेज कहता है 153 करोड़ डिवाइडेड बाय 176 करोड़। क्या कहता है 176 करोड़। इसके हिसाब से कहती है जो इसका परसेंटेज क्या निकल के आई पता है 86%। क्या हुआ, क्या निकल के आती है 86% का इनका मार्केट में पैसा फंसा। अभी क्या है डेटर्स रेशियोज हैं, किसके बेसिस पे सेल्स के बेसिस पे। और ये आज के डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एज ऑन द मार्च 24 के डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। चलिए 100 टोटल प्रॉफिट कितना कहती है कंपनी 9 करोड़ के आसपास कहती है ना। टोटल प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया है इसको लेकर के 9 करोड़ का, ठीक है। 9 करोड़ का किया है और टोटल मार्केट में पैसे कितने लगे 153 करोड़। 153 बाय 9 करके देखें क्या समझ में आती है। तो ये समझ में आएगी 153 बाय 9 हम यदि करते हैं तो कितना टाइम हो जाता है, समझ में आती है 1700%। 1700% का इनका मार्केट में क्या लगा हुआ है पैसा फंसा हुआ है। मतलब 17 टाइम्स बोल दीजिए 1700% की बात कर लीजिए, इतना इनका रिस्क फैक्टर है मार्केट में, जो कि 10 महीने के बाद आएगा। इसके बारे में कोई सेंटिमेंटल कहती है, यदि हम इसको ये जानने के प्रयास करें तो कंपनी ने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था कितने का 2100-2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया कहाँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे गया, जबकि इन्वेंट्रीज इनके पास करीब 15 करोड़ के आसपास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। यदि 15 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है चलिए कोई बात नहीं, जो है वो है। एनालिसिस की बात में कहती है कंपनी को लेकर के जो क्या कहती पता है, इसमें हमको सेंटिमेंटल ये ढूंढने के प्रयास कर रहे थे इनके पास आखिर हुआ क्या। और यहाँ पे एक अवार्ड मिला इनको, ये अवार्ड क्या था भाई, कहती है सप्लाई ऑर्डर रिसिव्ड बाय सब्सिडरी ऑफ कंपनी। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी और 29/8 को इसके लिए मिलता है ऑर्डर। क्या था ऑर्डर, कहती है टोटल, देखिए सेंटिमेंटल कहाँ से चेंज होता है, सेंटिमेंटल चेंज कहाँ से होता है, इसका टाइमिंग कब का था, टाइमिंग है इसका 29/8 का, ठीक है। 29/8 के टाइमिंग के आसपास आता हूँ और फिलहाल यदि मार्केट अच्छी हो तो 29/8 पे मैं आता हूँ। 29/8 को ये मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे इस पोजीशंस पे जहाँ पे इन्होंने बॉटम बनाया था, सबसे बड़ी बॉटम इन्होंने 29/8 को बनाया था। 29/8 को इनके पास एक ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर इनके सब्सिडरी को लेकर मिलता है। 29/8 को ऑर्डर मिलता है और कहती है 43,875, क्या है 43,08,75,000, 43,4,38,75,000, 4,38,75,000 यूएसटी, यूएस डॉलर का इनके पास एक मिलता है ऑर्डर, किसको लिए फिलाटेक्स माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को, सब्सिडी ऑफ द कंपनी फ्रॉम द साइड DIMSE कि जो कि इनकी कुछ होगा। अब समझने वाली बात मैं एक वहाँ पे कहता हूँ, समझने वाली बात, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे मिलता है 4 करोड़ का USD में मिलता है ऑर्डर। इसमें क्या मिलता है इनको, कहती है जो कंपनी बेस्ड ऑन द रिपब्लिक ऑफ ज़्यूनिस SDVS has been the distribution of the glenites and the marvels for the past 9 years, has the dealer network of the over 5,000 in the 14 African country, namely ग्लोनिया, ब्रेनियम, ब्रेनिन, स्कोट, इस तरह के कुछ नाम है, मैलीस, गानास, नाइजीरियाज। यहाँ पे क्या कहती है कंपनी, इनक्लोज दैट उन्होंने अटैचमेंट भी दे दिया। चलिए अटैचमेंट भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये ऑर्डर है सप्लाई ऑफ द 1,59,000 टन
ऑफ द मार्बल पॉलिस्ड टाइल्स फॉर US$ 4,38,00,000। इतनी बड़ी इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, उनके पास ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर को लेकर कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल को लेकर के इनके पास एक ऑर्डर है। इनका लेटेस्ट सेंटिमेंटल तो इनका ये कहता है, इनके पास एक ऑर्डर का फाइल है। ऑर्डर सब्सिडरी के पास मिला है और US से मिला है। US की कंपनी का उन्होंने बात नहीं किया, कुछ शायद कुछ कंपनी से मिला होगा, खास करके माइंड्स एंड मार्वल्स को लेकर, कामकाज को लेकर कहा। क्या वहाँ से ही सेंटिमेंट बना था? नहीं, सेंटिमेंट इसका पहले से बनना चालू हुआ था, पता था क्या अब सेंटिमेंटल पे ऊपर जाने वाली है। ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। अब आते हैं इसको समझते हुए, कुछ और सेंटिमेंटल भी कहता है इसको लेकर के क्या, ऐसा कुछ और भी देखने को नज़र नहीं आ रही है। जब पे कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी 2024 को क्या किया था, अपनी शेयर को 9/8 को स्टॉक स्प्लिट करने वाली है, ₹5 से ₹1 जो उन्होंने कर दिया 9/8 को अगस्त में। मतलब वैल्यू क्या हुआ, थोड़ा सा टूट गया ऊपर से, मतलब क्या हुआ, स्पिन ऑफ हो गया। जो वैल्यू 5 का था वो 5 का वैल्यू 1 का हो गया। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहती है कंपनी खुद का जो 11% बढ़ती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन कहती है 7% के आसपास की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस रहा है। इस कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिली है। कितनी परसेंट की पता है? 24% की होल्डिंग, जहाँ 81 लाख से ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं और कोई भी FI कोई भी DI नहीं है। पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में काफ़ी सारे नाम्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पे शायद बल्क डील को लेकर के रखा हुआ होगा इस स्टॉक को, और यही आजकल बेच रहे होंगे। जहाँ पे बल्क डील में ये भी शामिल देखने को मिला, जो कुछ पार्टियां हैं यहाँ पे लगातार बल्क डील का सिलसिला चालू हुआ, जहाँ पे 4-4 करोड़ से ज़्यादा, 4,18,73,000 से ज़्यादा शेयर की बिकवाली चालू होती है। तो मार्केट में क्या होता है, सेंटिमेंटल बनती नज़र आती है। एनालिसिस पार्ट क्या कहती है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट्स फ्री कंपनी है, अभी तक ज़्यादा चला नहीं, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है, गुड क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन करती है और इतने के बाद कहती है कि होल्डिंग लो है। और जो कंपनी हाई डेटर्स रेट की बात करती है, अब मान लेते हैं ये हाई डेटर्स की बात है ना, 300 दिन में ये पैसा, 1 साल के बाद पैसा ही आएगा तो उनके पास मिलेगा क्या? क्या कुछ बैंक बैलेंस इनके पास है क्या? मैं ज़रा एक नज़र डालता हूँ, कुछ बैंक बैलेंस कितना है इनके पास। यहाँ पे कोई कुछ चीज़ें मुझे ना, कुछ चीज़ें हमें कभी कभार अचंभित कर देती है चीज़ों को। अब इनके पास टोटल खुद के लिए बैंक और कैश की बात करें तो केवल 1 करोड़ ही है। इनके सब्सिडरी के पास कितनी होगी पता है? इस सब्सिडरी के पास कितनी होगी, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये स्टैंड लोन डेटा है, सबकी डेटा होगी। तो इसमें नज़र डालते हैं क्या उनका कुछ अपडेट्स हैं और कैसे उन्होंने कुछ अपने प्रेजेंटेशंस वगैरह दिया होगा एनुअल रिपोर्ट्स के तहत। अभी एनुअल रिपोर्ट को लेकर क्या कहती कंपनी, चलिए इसको भी ज़रा जानने की प्रयास करते हैं। इस एजीएम को लेकर के कहती है कि एनुअल रिपोर्ट मेरा 23-24 का होने वाला है और इसमें अपने डायरेक्टर्स को लेकर के सारा इन्फॉर्मेशन भेजा और ये कहा। इसके अलावा हम डायरेक्टरशिप की तरफ देख रहे हैं और नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस के अलावा कुछ और बात करते हैं। वे देखा जाए तो टर्न ओवर की उन्होंने बात किया, जो हमारा 21-22, 23-24 और 23-24 तक का आंकड़न था, वो कहती है वहाँ पे लगातार हमारा बढ़ती नज़र आती है, जो कि ऑडिटेड था, लाखों में देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या था, यहाँ से तो गिरावट देखने को, इतनी सेल्स बढ़ने के बाद भी, टर्न ओवर के बाद भी गिरावट थी। इसके अलावा कुछ और बातें जो कि यूनिक बनाती हो इसको लेकर के, तो हम इसको थोड़ा सा इनकी रिपोर्ट्स को ज़रा पढ़ने की प्रयास करते हैं। कंपनी को लेकर बड़ा हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम बना के बताई है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है, CDSL DSL, इतना तो हम जाएंगे नहीं इसकी कंपनी को बोलकर। हमें जो लॉजिकली चाहिए वो देखने का प्रयास करते हैं, आखिर इसमें कुछ अपनी ऑर्डर को लेकर के जो अपडेट दिया हो उसके बारे में कुछ कहा हो, या कुछ नई सेंटिमेंटल जो बनाने वाली चीज़। उन्होंने समरी डेटा की भी अपने दिखाया, जो कि कंसोलिडेटेड डेटा इनका ये है। कंसोलिडेटेड डेटा में देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल कहती है ये,
मतलब ये 23-24 के 23-24 का आंकड़न ये कहता है और ये आंकड़न कहता है इसका, तो इनका सब्सिडरी से सोचिए, एक बात देखिए, ठीक है, बात इन बातों को देखिए, देखिए यहाँ पे 17,115 इनका स्टैंडअलोन खुद का डेटा है रिवेन्यू का, और 17,600 आती है, मतलब 500 करोड़ के आसपास ही वो कंपनी क्या करती है, रिवेन्यू जनरेट करती है। उसको पता है कितना US डॉलर का ऑर्डर मिला है, तो जो उनकी सब्सिडी कंपनी होगी, क्योंकि यहाँ डेटा होल्डी ऑन की डाटा निकल के आती है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे कुछ और बात, फाइनेंस कॉस्ट के बाद बाकी सारी चीज़ों को हम एक नज़र डालें तो नेट प्रॉफिट की तरफ चलें, और वो कुछ कहती है, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, ये कहती है। पूरे के पूरे इनके पास क्या हुआ, स्टैंडअलोन डेटा कहता है 872 का, इनका खुद का जो कंसोलिडेटेड डेटा था उसमें 10 करोड़ ही दूसरा बनाती नजर आई। 10 करोड़ का नहीं, लाखों में है, लाख का डेटा नहीं, करोड़ का डेटा, करोड़ों का डेटा, लाखों का डेटा है। उन्होंने बैलेंस शीट के बारे में कुछ नहीं कहा, उनके पास क्या है, लाइबिलिटीज है नहीं है, नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एनी, इनके पास कहती है रिजर्व। रिजर्व के बारे में उन्होंने कहा कि रिजर्व हमारे पास क्या है, डिविडेंड के बारे में उन्होंने कुछ क्लियरेशन दिया नहीं, कहते हैं हमारे पास डिविडेंड का कोई मतलब है नहीं। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास रिजर्व करीब 1,44,46,00,000 ही पड़े हुए हैं इन द लाख में, सबके सब लाख में 101,46,000 लाख के आसपास की वैल्यू है। जिस लोन के बारे में चर्चा करने वाले थे, खास करके पेडा पटेल की बात कर रही है कंपनी यहाँ पे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की बात करें, ट्रांसफ़र की बात कर रही है, कुछ ऐसा अपडेट जहाँ पे बैलेंस शीट की कुछ फिगर लेके आए, तो कुछ समझ में और आ रही कि आखिर इनके पास जो क्या था और जो अभी दिखलाने को आ रहे हैं अपने निवेशकों को लेकर के। कुछ पॉइंट मिल जाए मुझे तो शायद आपको, कुछ दिस इज अ लाइफ स्टडी है, इसलिए हम कुछ इसमें हमारी वीडियो के अंदर कुछ रेटिंग नहीं होती है, जो जैसे होता है वैसे ही चलता रहता है। रिस्क मैनेजमेंट की बात किया, इंश्योरेंस की बात किया, कुछ ऐसी चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रही है कंपनी, पॉलिसीज़ की बात कर रही है, इवेंट बेस्ड की बात कर रही है, इसके अलावा नॉलेज। अब हमें बैलेंस शीट के फिगर के आठ पास नहीं समझ आते, कॉर्पोरेट रिपोर्ट की उन्होंने बात किया, और जो कि इंक्रीड डेटना देना मैंडेटरी होता है, जो कि एज पर द मैंडेटरी रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि यही सब चीज़ें उनको ROC में भी फाइल करनी पड़ती है। ये इनकी ROC फाइलिंग भी इसी से शायद डेटा होती है, और वहाँ पे शायद XBRL भी जाती होगी, इनकी ऐसे डेटा तो नहीं जाती होगी। इस कंपनी को लेकर हमें बैलेंस शीट फिगर का आपको समझने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई फिगर यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया नहीं है। हम इसमें क्या करें, बताइए आप ही दोस्तों, क्या करें और क्या इसमें और कुछ समझें, इस चीज़ को हम समझने वाले थे। आखिर तो फिर हम कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे, आखिर इनके बाद केवल केवल उस ऑर्डर के बेसिस पे मार्केट को चलाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे शेयर होल्डर की बात करें, सबके सब कहती हैं, लेकिन नेशनल पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कहती है कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की बात, जनरल शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन की बात कर रही है कंपनी। इसके अलावा कुछ और अपडेट, ये क्या है अपडेट्स, जहाँ पे ओपन प्राइस की बात कर रही है, मार्केट प्राइस डाटा की बात कर रही है, जहाँ पे 2023 के अंदर ये डेटा था, ओपन प्राइस ये था, हाई प्राइस ये था, लो प्राइस ये था, क्लोज प्राइस ये था, मई में ये था, जून में ये था, मार्च 24 में इनका वही कितना 14 से 16 हो गया। उसके अलावा ये जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वो 11। अच्छा, ये समझ में आइए, समझना ज़रूरी है कि आखिर जब कुछ सब कुछ ठीक था तो यहाँ पे प्राइस ऐसा गिरा क्यों। अप्रैल से लेकर के मार्च तक की प्राइस में कितना गिरा, क्लोजिंग प्राइस कितना रहा इसका, 11 रुपये के आसपास की। इसके अलावा शेयर होल्डिंग डिपॉजिट की बात करें, यहाँ पे शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 70,000 लोग निवेशक थे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात किया था। इसके बाद इन्होंने फॉलियो नंबर की उन्होंने बात किया, उनके पास सर्टिफिकेट की बात करते हैं, उन्होंने चार्ट ग्राफ भी बताया कि हमारे पास BSE भी ये चार्ट ग्राफ कहती है, लेकिन जो हमें कंक्लूजन चाहिए था वो हमें नहीं मिलता नज़र आया। कि आखिर इसको लेकर के हम क्या करें, हम कितने 175 पेज में कितना कितना ढूंढें इसको लेकर के, तो हम इतना अब ढूंढने वाले नहीं हैं, छोड़ते हैं इसको। आप एक कैपिटल एडवांस की बात करें, इंटरेस्ट ऑन द कैरी, हाँ कुछ पॉइंट हमें मिला है, और कुछ पॉइंट ये कहता है डिपॉजिट ऑन लोन की बात कर रही है, और इनमें बैलेंस शीट की फिगर में हमें कंप्लीट बैलेंस शीट का फिगर कुछ तो मिला है, और कुछ ये मिला है जो इसमें हम ये देख पाएँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये कहती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ, और जो इनके पास वो पार्ट्स की देखें देखें जहाँ पे
कैश वाले पार्ट को, कैश एंड कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने क्या किया है, निगेटिव निकट करते हुए निगेटिव किया हुआ है। इसके अलावा हमें जो डेटा चाहिए, इक्विटीज शेयर होल्डर नहीं चाहिए मुझे। कुछ डिक्लेरेशन के बाद कहते हैं इनके पास क्या है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट्स की बात करें, कितने के प्लांट्स इनके पास बचे हुए हैं? 135 लाख का, 135 लाख का इनके पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है। डिपॉजिट एंड लोन की इन्होंने बात की, इनके पास क्या डिपॉजिट थी, अनसिक्योर गुड स्लाइड की बात करें, करीब 1.2 करोड़, 2 करोड़ 1.97 लाख के आसपास कहती है। डाउटफुल की बात, एडवांस की बात, नॉन डिफरेंट टैक्स की बात, इसके अलावा कुछ और बात, कैपिटल एडवांस, इंटरेस्ट इन द कैपिटल की बात, इसके अलावा स्टॉक इन प्रोग्रेस, सिक्योर कंसिडर्स लोन की बात उन्होंने किया है। कैश, अच्छा कैश कितने का है, 42 लाख का कैश की बात किया, बैंक बैलेंस इन द कैश और द कैश इन हैंड के बाद करीब 12, टोटल इनके पास कितना बचा उस टाइम पे, 42 लाख के आसपास के इनके पास था। और यहाँ का डेटा कुछ और कहता था ना, कितना था इनके पास, नियर 1 करोड़ के आसपास, यहाँ पे कहता है 42 लाख के आसपास पैसा है बाबा। और इनके पास अदर एसेट्स में देखा है तो ये कहती है कि हमारे पास जो कि ट्रेड डाउटफुल की बात नहीं है, कि अनसिक्योर्ड कंस्ट्रेबल गुड्स की बात किया, तो ये समझ में आया कि अनसिक्योर्ड की बात किया है। और इसमें करीब 1676 लाख की उन्होंने बात किया है इसको लेकर के। इसके अलावा ऑथराइज कैपिटल, और इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे यहाँ पे, केवल और केवल यदि हम एडवांस इन द इन्वेस्टमेंट और या अनसिक्योर की बात उन्होंने कहा 1676, और ये कहता है यहाँ पे नियर अबाउट द बैलेंस शीट में फिगर आउट कितना था, 153 करोड़ का, और ये कहता है 1676 का। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं, कुछ अंतर शायद क्या है। और इन्होंने कहा कि हमारे पास जो डेट शेयर्स होल्ड करती हैं, ये सब पार्टियां हमारे पास प्रमोटर्स हैं जिन्होंने अपने पास होल्ड कर रखी है। बस एक प्रभात सर जिनके पास 24% के आसपास होल्डिंग थी अभी 24 के डेटा में। और इसके अलावा कुछ और पार्टी की बात उन्होंने कहा कि रिजर्व एंड सरप्लस की बात, जनरल रिजर्व की बात, रिवर्शन रिटर्न अर्निंग की बात, बाकी लॉन्स एंड बैंक्स की बात उन्होंने लॉन्स की बात उन्होंने किया है, लोन मिलने के बाद लॉन्च फ्रॉम डायरेक्टर से लिया है, और सिक्योर लोन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी अच्छा खासा बुक करके रखा है, लोन के अंदर अच्छा खासे प्रमोटर इनको पैसे दे रखे हैं। और करंट मैच्योरिटीज़ की बात उन्होंने किया है, ट्रेड पेबल की बात किया है, ट्रेड अदर फाइनेंशियल्स बात किया है, और प्रोविज़न की बात, अदर करेंट लाइबिलिटी के अंदर टीडीएस एंड ऑडिट पेबल्स भी बचा हुआ है इतना, टीडीएस भी इसको रिसीव करना है, अदर लाइबिलिटी भी चाहिए इनको, प्रोविजंस रिजर्व एंड ऑपरेशन की बात उन्होंने कहा, सेल्स एंड प्रोडक्शन की बात, अदर अदर इन्वेस्टमेंट इनके पास क्या आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहाँ पे किया, इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ पे किया उन्होंने, एम्प्लॉयड बेनिफिशियल की बात, फाइनेंस कॉस्ट की बात, अदर एक्सपेंसेस की बात उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे पास ये चलते नजर आते हैं। और ये कहते हैं कि रेशियो एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट की बात उन्होंने कहा है, लेकिन हमारे पास जिस चीज़ को हम जिस ट्रेड पेबल की बात कर रहे हैं, एजिंग्स के हिसाब से कहती है कि हमारे पास ये सब अदर्स के अंदर अभी भटका पड़ा है, पेबल्स एजिंग की बात किया है, रिसीवेबल्स की बात में, और हमें वो चाहिए था खास करके जो वहाँ पे डेटा में नहीं मिला था ना। चलिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास तो किया, अदर अदर करंट एसेट्स को भी समझने का प्रयास किया, करंट एसेट्स को समझने का प्रयास किया है, फाइनेंशियल लायबिलिटी को समझने का प्रयास किया है थोड़ा बहुत करके। आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। हाँ, हमने कंक्लूजन की तरफ देखा, और यहाँ पे जब इतनी सारी चीज़ें थी इनके पास, सेंटिमेंटल ये बना था, तो मार्केट इनके पीछे थोड़ा सा गिरा क्यों, इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं आप मुझे फाइंड करके बताना। यहाँ पे 6 महीने में करीब 20% के आस 50% के आसपास गिरावट थी, और एक साल में देखने को मिला कि स्टॉक में करीब 53% के आसपास गिरावट दर्ज करती है। पिछले 5 सालों में थोड़ा सा चढ़ के 175% के आसपास की जंप करती नजर आती है। आज की स्टॉक लर्निंग उन्होंने इस कंपनी के बारे में समझा, इसका नाम था फिला टेक्स, और इसमें सेंटिमेंटल ये बना था खास करके उन पार्टों को लेकर के जहाँ पे कंपनी के पास एक बड़ी सी ऑर्डर मिलती नजर आई, उसकी खुद की नहीं, कि सब्सिडरी को लेकर ऑर्डर मिला था, वो भी 29/8 को एक अपडेट कंपनी ने दिया था।